नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विशेष सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया के जो टेक्स्ट बुक है उसका जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर का है उसका 47वां संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग इतिहास से, प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किया गया था कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया गया था। हरिश्चरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखा है बाणभट्ट ने। हरिश्चरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगृह। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो कौन था? तो वो था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत से देखते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। अपनी वाणी को। नेक्स्ट 12। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। क्या था मुहतसिब मुगल प्रशासन में? तो वो था सी लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट 14 नंबर। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना की गई तो 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। 17 का क्वेश्चन देखिए। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो वो संबंधित थी वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो था लाला लाजपत राय। ये 1920 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन
देवबंद के उस विद्वान का नाम बताना है आपको जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताना है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 23 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो जनवरी 1857 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो जनवरी 1857 में। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1920 में। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हो गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। यह संगठन केवल व्यापारियों की ही नहीं बल्कि किसानों के भी हितैषी था। इस संगठन का मानना था कि कृषि और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खान के अनुसार कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था। अहमद खान ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों को लोगों से दूर रखने में निष्फल बनाना था। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? तो वो था लीडर। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? तो लीडर। वह कौन सा कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? तो वो किया अबुल कलाम आज़ाद ने। वह कौन कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो 71 और 148। 16 अगस्त 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य सांप्रदायिक अवार्ड तथा 24 सितंबर 1932 को पूना एक्ट हुआ था। इसके अनुसार देश के हरिजनों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। अब देखिए, निम्नलिखित में उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो जमना लाल बजाज एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यापारी थे। ये 1920 से 1942 तक कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष रहे। ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जमना लाल बजाज का गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने अंग्रेज द्वारा दिए गए राय बहादुर की पदवी को लौटा दिया था। इनकी मृत्यु 1942 में वर्धा में हुआ था। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य विशेष से देखिए 35 नंबर। तो 34 क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से 47वां बीपीएससी में। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसको आगे बढ़िए। ये सब थोड़े कुछ जो हैं करंट से रिलेटेड हैं, कृषि, ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि अब नए डेटा आ गए हैं, नए के अनुसार पढ़ना चाहिए। ये भी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। वर्ष 2001 का ये जनगणना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये सब छोड़ते चलिए, सब नए नए डेटा हैं। ये वाला देख लीजिए, नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा की रेखा बनाती है वो कौन सी नदियाँ हैं? तो वो हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। देखिए, कर्मनाशा, घाघरा या गंडक, गंडक, घाघरा और गंगा। तो आप KG3 याद रखें, KGF याद रखते थे, आप KG3 याद रखिए। के से बोले तो कर्मनाशा भी होता है, गंडक और घाघरा, और इसके साथ साथ आपको एक गंगा भी याद रखना होगा क्योंकि ये भी बॉर्डर शेयर करता है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में, 2002 की इसको छोड़ दीजिए, 44 छोड़ दीजिए, 45 छोड़ देना है आपको, हाँ 46। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो बिहार। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो था बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हराया। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तब वो हो गया 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को। एक बार सुन लीजिए इनके बारे में। वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के जगदीशपुर में सन 1777 को हुआ। जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1777 को। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना का जमकर विरोध किया था। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। इनके मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखेंगे 50। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम आपको बताना है जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष इसका आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था बैठक? तो फिरोजशाह कोटाला मैदान में हुआ था, और ये क्रांतिकारी संगठन था, और इस संगठन में बैठक में शामिल हुए थे फणींद्र घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम आपको बताना है जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो फणींद्र घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो वो हुआ है गया में। कहाँ? गया में। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया। 53 का क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं केंद्रीय सरकार का। किसका? केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो संसद को दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है? सांसद को। 55 का देखिए आंसर। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारत के राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने से 14 दिन पूर्व उन्हें सूचित करना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, कौन सा अनुच्छेद? 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो वो है शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वो रहेगा 2026 तक। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ माने डॉट में आरंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये कब हुआ था? वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 19 अनुच्छेद से। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान माना गया था? तो वो माना गया था 42वां को। नेक्स्ट 64 नंबर। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह आज के डेट में कोई इस क्वेश्चन का कोई मूल भाव नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखते हैं भारत का भूगोल। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? तो वो होती है चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? चंद्रमा से। थोड़ा सा आप इसका व्याख्या समझ लीजिए। महासागर में ऊंची जल तरंगों के उत्पन्न होने के कारण सूरज एवं चंद्रमा का आकर्षण बल है। सूरज के पृथ्वी से अधिक दूरी के कारण चंद्रमा का आकर्षण बल भी प्रभावी माना जाता है। एक दिन में 2 बार समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार एवं नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार तब आता है जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। उच्च ज्वार कब आएगा? जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। इस कारण पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उच्च ज्वार होते हैं। उच्च ज्वार के विपरीत जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोणिक दशा में होते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। निम्न ज्वार कब होगा? जब सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी समकोणिक दशा में होते हैं तो निम्न ज्वार होता है। इस कारण निम्न ज्वार दोनों पक्षों की अष्टमी या सप्तमी को उत्पन्न होते हैं। निम्न ज्वार अष्टमी और सप्तमी को या सप्तमी को, और उच्च ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या को। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। किसके बीच में हो? सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर को होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 23 दिसंबर को। ध्यान से सुनिएगा अभी जो बताने जा रहा हूँ। 21 मार्च और 23 दिसंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 23 दिसंबर को और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क रेखा के ऊपर होती है तब उत्तरी गोलार्ध में इस दिन लंबा होता है जो 21 जून को पड़ता है। जो कब पड़ता है? 21 जून को। फिर से सुनिएगा, मैं थोड़ा बता दूं। उत्तरी गोलार्ध में ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर में उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा और इसके नीचे में 0 इक्वेटर के नीचे में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में फिर से सुनिए। सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क रेखा के ऊपर होती है,
सूर्य की स्थिति माने जब इस रेखा के ऊपर में सूर्य आ जाता है तब उत्तरी गोलार्ध में इस दिन लंबा होता है, जो 1 जून को पड़ता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। दिन सबसे लंबा, रात सबसे छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर जब सूर्य पहुंचता है, यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे जब सूर्य आता है तो 21 जून को आता है। सबसे लंबा दिन लंबा और रातें छोटा। जब मकर रेखा पर यहाँ पे सूरज आता है दक्षिणी गोलार्ध में तो दिन सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है, जो 22 दिसंबर को होता है। तो 22 दिसंबर को नीचे सूरज आता है और 21 जून को सूरज ऊपर आता है। जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन होता है उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी बदलाव देखने को मिलता है। सबसे छोटे एवं छोटे दिन का घटना में एक दिन की कमी या वृद्धि हो सकती है। जैसे 21 दिसंबर 2020 का 20 साल का सबसे छोटा दिन था, वहीं 22 दिसंबर वर्ष 2019 का सबसे छोटा दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2004, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, इसको छोड़ दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाले एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो यह कौन सा कटक है? तो मध्य महासागरीय कटक है। फिर से सुन लीजिए। 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई एक कटक है जो उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलियाई तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य महासागरीय कटक है। इसके भीतर पर्वत प्रणालियों की परस्पर संबंध श्रृंखला होती है। देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 कह रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और फिर सही कथन बताने बोल रहा है। तो देखिए इसका 3 कथन सही है। 1 2 3 कथन सही है। कौन कौन? तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार यानी दक्कन प्लेटू दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रग्रत यानी 4 डीप में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है। चौथा पॉइंट गलत कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। ये पॉइंट गलत कह रहा है क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने के परिणाम स्वरूप हुई है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अविस्तृत स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ प्रदेशों के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क के निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र के इस्पात निर्यात की तुलना सुविधा होना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है। तो 72 का मिलाइए। तो बताना है कि बाढ़ किससे मिलेगा? तो बाढ़ मिलेगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान फेमस है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान बाढ़ से फेमस है। भूकंप किधर फेमस है? तो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा किससे फेमस है? सूखा हुआ झारखंड तथा उड़ीसा में उत्तरी उड़ीसा में सूखा ही सूखा है। और चक्रवात मध्य पूर्वी भारत का हिस्सा है। तो अब बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक यानी कि ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? तब वो कहलाता है 1921। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। वर्ष 2001, इसको छोड़ देना है क्योंकि हम लोग 11 जनगणना पढ़ेंगे।
इसको भी छोड़ देना है, 76 तक छोड़ देना है। विश्व का भूगोल। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं क्या हैं, ये क्वेश्चन आज भी मतलब करंट में बना हुआ है, इसलिए जान लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन कौन हैं, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। अब देखिए कुछ रेल मार्ग हैं, उसके जोड़ने वाले स्थानों से संबंधित हैं। तो यूरोपियन ट्रांस मार्ग कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ये किससे जोड़ता है, तो ये दोस्तों जोड़ता है पेरिस के से बर्सा के तरफ, पेरिस से बर्सा। ए का हो जाएगा 4, ए का 4, ए का 4, माने यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जोड़ता है पेरिस से बारसा। अच्छा, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है ब्यूनस आयर्स से बालपोरोज। ट्रांस इंडियन 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 रेल मार्ग ये किससे जोड़ता है, तो ब्यूनस आयर्स से लेके बालपाइरोज तक, बालपेरोज तक। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक। और ओरिएंट रेल मार्ग पेरिस से इस्तांबुल तक, ओरिएंट पेरिस से इस्तांबुल तक जोड़ता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि चुने गए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात मात्रा मात्र 3% का करता है। तो ये वाला क्या है, सही है। और दुनिया दूध उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है, ये भी सही है उस समय के हिसाब से, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए करंट अफेयर्स से। और हाँ, अब इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। कथन कह रहा है ए कि गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत एवं पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। कारण कह रहा है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए सही है किंतु आर गलत है। भारत में द्वितीय क्रांति के संबंध में क्या सही है, भारत में द्वितीय क्रांति के संबंध में क्या सही है दोस्तों, तो देख लीजिए क्या सही है, 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है कि द्वितीय क्रांति में लक्ष्य है कि हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। चौथा, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकों तथा मत्स्य पालन के साथ सस्योत्पादन का समाकलन करना है। 82 नंबर, भारत में ऊर्जा उत्पादन उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है कि विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, ये गलत है। ये वाला क्या है, गलत है, क्योंकि सबसे नीचे में सूडान है। कौन है सबसे नीचे में, सूडान है। भारत का प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग 805 किलोवाट आवर और 3927 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है। गत 10, ये करंट अफेयर्स से हो जाएगा, छोड़ दीजिए। 83, ये भी छोड़ देते हैं, इसमें भी जनगणना को दर्शाया गया है। ये भी निर्यात आयात उस टाइम का है, ये भी छोड़ देते हैं। ये वाला देख लेते हैं, ये भी छोड़ना पड़ेगा। ये सब करंट अफेयर्स से आ जाता है इसको लेकर। ये वाला तो बहुत ही आसान है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ये हो गया। ये राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान किया गया, तो ये किया गया 6वीं में किया गया। किसके, इसके शिवनारायण समिति के सिफारिश में, छठी पंचवर्षीय योजना में शिवनारायण समिति की सिफारिश में 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे, पीसी महालनोबिस, और इस योजना का कार्यकाल 1956 से 61 का था। ठीक है, और इस योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। आर्थिक नियोजन विषय है, किस चीज़ का विषय है, तो ये विषय है समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इस विषय में केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसके अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, श्रमिक संघ, वन, ये सब आ जाते हैं।
93 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एक सेकंड, 92 का एक बार देख लेते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वो है सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? CSO, लेकिन अब ये नाम बदल के कुछ और हो गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब साइंस में फिजिक्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। फिजिक्स में कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है? तो वो होता है यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ। किधर? उत्तर की तरफ। 97 क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश के नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो वो है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों के अलग अलग किया जा सकता है। 100 क्वेश्चन नंबर देखिए, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड लोलक की क्या है? तो वो है लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए इसका फार्मूला था टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई इंटू √L/g। जी तो ग्रेविटेशन हो गया, पाई का कोई नहीं है तो एल पे निर्भर करता है। 101 नंबर, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके वजह से? तो क्लोरीन के कारण। तालाब के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ काम करता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। अब देखते हैं केमिस्ट्री से, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो वो बनता है पोटेशियम साइनाइड से। चूहा मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है, जो एक रेड्रोसाइट रसायन है। इथाइल अल्कोहल रंगहीन वाष्पशील द्रव है, जो बर्निश, पेंट आदि में विलायक के रूप में परफ्यूम, आयोडीन, टिंचर, शराब आदि बनाने में उपयोग होती है। मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग रबर चिपकाने वाले पदार्थ तथा पिरकनाशी निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इसी का भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था। पीतल की कौन सी धातुएं हैं? तो वो हैं तांबा और जस्ता। पीतल का तांबा और जस्ता और तांबा और निकिल, इन दोनों को मिलाइएगा तो जो एलॉय बनेगा उसका नाम होगा कांस्टेंटन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाइएगा तो बन जाएगा पानी। क्या बन जाएगा? पानी। सोने को घोला जा सकता है, तो वो घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक और 1 भाग नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। 1 भाग नाइट्रिक एसिड और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को मिला दीजिएगा तो अमलगम भी कहलाता है, यानी एक्वा रिजिया। इसी को एक्वा रिजिया कहते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। जीव विज्ञान में से देखते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग होता है? तो नाइट्रोजन। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? एस्प्रिन एक पेड़ से मिलती है।
एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है जिसका प्रयोग दर्द निवारण दवा के रूप में किया जाता है। इसे बिल्लो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसे कौन से वृक्ष से? तो बिल्लो के वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन हो गया। आम्ल वर्षा होती है। क्या क्या होती है आम्ल वर्षा? तो कारखानों से होती है। आम्ल वर्षा कारखानों से होती है। फिर भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ से करंट अफेयर्स शुरू हो जाता है और करंट अफेयर्स के बाद फिर मैथ शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग 112 तक क्वेश्चन तक ही करेंगे। तो ये 47वीं बीपीएससी में पूछे गए सारे प्रश्न मैंने जो स्टैटिक पोर्शन से संबंधित थे मैंने ख़त्म कर दिया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हों तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी मेरे चैनल को शेयर करें। तो आप लोग से मैं विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग से इस उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।